नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। यूपी में 2022 के लिए सियासी रणभेरी बच चुकी है। छोटे बड़े दल सभी अपने अपने हिसाब से सियासी गोटियां बिछाने की जुगत में जुट गए हैं। 2017 और 2019 में बड़े दलों से गठबंधन के बाद अखिलेश अब की फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 2022 के लिए अभी से ऐलान कर दिया है कि इस बार पार्टी केवल छोटे छोटे दलों से गठबंधन करेगी। इसी रणनीति के तहत पश्चिमी यूपी या जाटलैंड में आरएलडी के सहारे 2022 में सत्ता का स्वाद चखना चाह रहे हैं अखिलेश यादव। एसपी और आरएलडी पश्चिमी यूपी में जाट और मुसलमानों को एक साथ लाने की फिराक में है। इसके लिए भाईचारा सम्मेलन कर रही है। इस सम्मेलन के जरिए जातिगत समीकरणों पर काबू करके यूपी की सत्ता में काबिज होना मकसद है। आज बड़ी बहस में मुद्दा हमारा यही होगा कि जयंत अखिलेश मिलेंगे, यूपी में क्या कर सकेंगे। यूपी की लड़ाई जाट यादव मुसलमान वोट पर आ गई है। क्या छोटे चौधरी बनेंगे यूपी के लड़के, क्योंकि इसके पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी यूपी के लड़के के तर्ज पर जनता के सामने जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि योगी में है दम, क्या करेगा अखिलेश जयंत गठबंधन। तो सबको अधिकार है अपनी रणनीति बनाने का, चुनाव में जाने का, लेकिन किसकी रणनीति में कितना दम होगा और जनता का कितना भरोसा वो जीत पाएंगे, सब कुछ इस पर टिका होता है। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा आगे बढ़ाएं। कुछ प्रतिक्रियाएं आपको अलग अलग दलों की सुना देते हैं। प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यूपी की लड़ाई अब जाट यादव मुसलमान वोट पर आई है। बीएसपी जो कि एक बार फिर से 12 साल के बाद सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाने के लिए विचार संगोष्ठी कर रही है। बकायदा ब्राह्मणों को साधने की बात कही जा रही है और इसी रणनीति पर बीएसपी चल रही है, क्योंकि पिछले कुछ चुनाव में बीएसपी को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की अगर हम बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री की हम बात करें, तो उनकी रणनीति पिछली बार दोनों ही फेल हुई। दो युवा लड़के भी कारगर साबित नहीं हुए और बुआ बबुआ की जोड़ी से भी जनता खुश नहीं रही और बाद में वो जोड़ी टूट गई, आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। लेकिन अब जब छोटे छोटे दलों से अखिलेश ने घोषणा कर दी है कि गठबंधन होगा, उसमें आरएलडी की अगर बात करें तो आरएलडी का पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़े चौधरी के दौर से, उसके पहले भी हम कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा दबदबा हुआ करता था, लेकिन समय अंतराल में पूरा दबदबा उस परिवार का खत्म होता चला गया। जो जाट बिरादरी थी वो भी उनसे छिटक कर चली गई। वो चाहे 2014 के आम चुनाव की बात करें, उसके अलावा 17 के चुनाव की बात कर लें या 2019 का फिर से आम चुनाव, वहां पर इसका एक पूरा परिणाम दिखाई दिया। मौजूदा दौर में जयंत और अखिलेश और बाकी कुछ अन्य दल अगर यहां पर इकट्ठे होते हैं तो रणनीति कितनी कारगर होगी, क्योंकि बीजेपी से लड़ाई है। बीजेपी का संगठन अपने आप में बहुत सक्रिय और मजबूत है। अगर सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए मायावती थोड़ा बहुत भी ऊपर चढ़ती हैं, तो फिर उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। कांग्रेस की अपनी एक अलग रणनीति है, जनाधार कितना है वो भी अपने आप में उनके लिए चुनौती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस बार ओवैसी और राजभर भी मिलकर एक नया प्रयोग कर रहे हैं और उसमें टारगेट रखा गया है पश्चिम उत्तर प्रदेश, अवध और पूर्वांचल। इन सबकी रणनीति में आखिर जनता किस पर विश्वास कर पाएगी और भाईचारा जिंदाबाद की अगर रणनीति यहां पर अखिलेश और जयंत ने बनाए हैं तो उसमें कितना इनके लिए फायदेमंद वो साबित होगा। दोनों के बीच पुल बने हैं हम। कोविड के हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ करा देता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। महामेधा नागर हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, वो स्वागत है महामेधा आपका। मनोज यादव हमारे साथ, प्रवक्ता एसपी के हैं, वो स्वागत है मनोज भाई आपका। रोहित अग्रवाल है, प्रवक्ता आरएलडी से, वो स्वागत है रोहित अग्रवाल आपका। और नवलकांत सिन्हा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, वो स्वागत है नवलकांत जी आपका। सबसे पहले मनोज यादव, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, अधिकार है और फिलहाल चलिए हमारे साथ इस वक्त नहीं जुड़ पाए हैं मनोज, उन तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। रोहित अग्रवाल, जो नया प्रयोग आप कर रहे हैं अखिलेश यादव की पार्टी के साथ मिलकर, लगता है कि इस जोड़ी को जनता मानेगी? दो युवा लड़कों की जोड़ी को तो जनता इसके पहले ही दरकिनार कर चुकी है, वो प्रयोग असफल हो चुका है। अतुल जी, देखिए, राष्ट्रीय लोकदल ने भाईचारा जिंदाबाद का जो नारा दिया है उसका उद्देश्य यह है कि हम किसानों की बात करते हैं।
हम जाति, धर्म और इन सब से ऊपर उठ के हम देश को बताना चाहते हैं कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग से आता हो व्यक्ति, वो पहले किसान है, पहले इंसान है, उसकी अपनी समस्याएं हैं। तो भाईचारा जिंदाबाद के तहत हम इस मुहिम को आगे लेके जा रहे हैं। और जो आज धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। रोहित भाई, भाईचारा जिंदाबाद में अगर आप मुसलमान, जाट और ये कर रहे हैं तो ये जातिवाद और तुष्टीकरण नहीं है? नहीं, मैंने आपको बहुत क्लियर कहा अतुल भाई कि हम नहीं, किसानों मुझे तो की आपने बात कर रोहित भाई रहे हैं, हम क्लियर किसानों कहा, के लिए मैं क्लियर राजनीति समझ भी करते गया, हैं। हमारा दल क्लियर समझ भी गया, जाति धर्म से अंदर का ऊपर जो उठ के, मकसद है, जो मंशा है, हाँ। और जो ये कॉम्बिनेशन बनाने अतुल की जी कोशिश की बिल्कुल जा आप रही है, समझ वो भी गए, एकदम क्लियर ही दिख हाँ। रहा है। जी 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 नहीं, देखिए यहाँ कोई कॉम्बिनेशन बनाने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम धर्म और जाति के ऊपर उठ के हम किसानों की बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो नैरेटिव पहले देश के अंदर हुआ करता था, किसानों की बात हुआ करती थी और किसानों के ऊपर राजनीति हुआ करती थी, हम वो राजनीति करना चाहते हैं। जो राजनीति का एक एजेंडा है वो चेंज होके आज धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। आज पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान इसके ऊपर राजनीति हो रही है। देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। उस नैरेटिव को चेंज करके वापस उसी राजनीति पे लाना चाहते हैं, क्योंकि देश की रीढ़ की हड्डी किसान है। देखिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी खेती किसानी के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसी स्थिति में अगर किसान की बात नहीं होगी, आज देखिए 1 साल के ऊपर होने को हो रहा है और किसान आंदोलित है, उसकी कोई बात नहीं सुनने को तैयार है, कोई बात सुन के राजी नहीं है, उसके मुद्दों को कोई नहीं सुनना चाहता है, उसको भी कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे बांट देना चाहते हैं। तो जो भाईचारा जिंदाबाद का नारा है, माननीय जयंत चौधरी जी की सोच है और इसके अंदर हम जाति धर्म के ऊपर उठ के आपको कितनी तवज्जो देगी और आपकी बात कितनी समझ पाएगी तो जनता पर ही हम छोड़ते हैं। हाँ, किसान का मुद्दा आपने उठाया तो ये समझ में आता है कि टिकैत जो काम कर रहे हैं अब उसको आप लोग हाईजैक करने की कोशिश में। महामेदानगर धर्म की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, देश को बांटने की राजनीति जो चल रही है, उसकी वजह से ये विकल्प बन रहा है, एक नया मोर्चा बन रहा है जिसमें भाईचारा जिंदाबाद होगा। और भाईचारा जिंदाबाद कराकर यहां पर अखिलेश और जयंत की जोड़ी आपको अपनी दमखम दिखाएंगे, आपको चुनाव में हराएंगे, ये इनका टारगेट है। जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मेरे को हंसी आई जब हमारे आरएलडी के स्पीकर बहुत सारी इन्होंने बातें कही, पर उससे पहले मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगी और मैं अपने सभी को पैनलिस्ट से एक प्रश्न भी पूछना चाहूंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि आज तक भी क्या आपने यूपी के अंदर, जैसे भाजपा की सरकार है, कभी एक भी बयान के अंदर आपने ऐसा सुना है कि ब्राह्मण हमारे साथ हैं, जाट हमारे साथ हैं, फलाना हमारे साथ हैं, XYZ हमारे साथ हैं? हमने कभी भी तुष्टीकरण की राजनीति के अंदर विश्वास नहीं किया। हमने जो काम किया वो सिर्फ और सिर्फ विकास के मॉडल पे किया और हमने जो भी डिबेट का डिस्कोर्स हमने जो जनरेट किया वो सिर्फ और सिर्फ विकास पे किया, ट्रांसपेरेंसी पे किया। हमने गुंडा राज को खत्म करने के लिए कहा। जब हमारे आरएलडी के स्पीकर यहाँ पर बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि हम किसानों की बात उठाना चाहते हैं, हम किसानों के लिए काम करना चाहते हैं। तो अगर वो इतने ही जुझारू किसान नेता है और उनके जो पार्टी के जो लीडर्स हैं वो इतने जुझारू हैं, तो मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहूंगी कि वो कितनी बार किसान आंदोलन में आज तक अपनी शिरकत दिखाए हैं। दूसरी चीज, आज तक सिर्फ और सिर्फ, और ये बात मैं नहीं, जो उनके क्षेत्र के वेस्ट यूपी के, क्योंकि मैं खुद वेस्ट यूपी की निवासी हूँ, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ और बागपत हमारे घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मैं खुद उनसे प्रश्न पूछना चाहूंगी, अगर आप इतना काम करना चाहते थे, आपके पास में एकमात्र एमएलए था, मैं छोड़ देती हूँ कि 2014 में आप हारे, 0 सीट हुई, इतनी बड़ी लेगेसी आप चौधरी चरण सिंह जी की लेकर के आए थे, आपके पास 300 से ज्यादा सीट थी, आज आपके पास में एकमात्र सीट बची है। उसके बावजूद जब आप उनकी लेगेसी को आगे नहीं लेके जा पाए, उसके बावजूद आपने बागपत के लिए, अपने घर के लिए, अपने जिले के लिए, अपने क्षेत्र के लिए आरएलडी ने आज तक क्या किया? मैं बोलती हूँ कि वहां पर ईस्टर्न पेरिफेरल आया जब भाजपा की सरकार आई, वहां पर बिजली बागपत के अंदर तब आई जब वहां पर भाजपा की सरकार आई, वहां पर रोड, मैं आज से पहले, इस सरकार से पहले जब अगर बागपत जाने की, अगर कोई भी यहाँ पर, आप खुद आरएलडी के स्पीकर से मैं ये पूछना चाहूंगी, वो खुद बागपत जाते होंगे, तो आप प्लीज मुझे बताइएगा कि आप पहले, आपके पास में रोड की ऐसी सूटेबल कनेक्टिविटी थी कि आप बागपत पहुंच पाते थे? नहीं पहुंच पाते थे। वहां पर रोड बनाने तक का काम भाजपा सरकार ने किया। जी मनोज जी, आप उड़ाते रहिए अपना प्लेन, पर सच्चाइयों को तो आप बदल नहीं सकते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं, ये तो फैक्ट्स ही रहेंगे। जी, मैं दूसरी चीज, बिल्कुल मैं खुद जाती थी, बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। धन्यवाद, आप अग्री कर रहे हैं तो ठीक है।
मनोज यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आते ही उन्होंने मामेदा जी के साथ चर्चा अपनी शुरू कर दी है। बहुत स्वागत है मनोज भाई आपका। लेकिन उसके पहले रोहित अग्रवाल जवाब देंगे आप मामेदा को? नहीं, बिल्कुल जवाब देंगे। मानेदा जी ने सबसे शुरुआत ये की कि उनको हंसी आ रही है। उनको तो हंसी कोरोना काल के अंदर जो अव्यवस्थाएं थी उस पे भी आ रही थी, उनको तो हंसी गंगा में तैरती हुई लाशों पे भी आ रही थी, उनको तो हंसी गरीब के दुख पे आती है, गरीब किसान के मुद्दों पे आती है। तो ये तो असंवेदनशील भारतीय जनता पार्टी है। तो उसकी प्रवक्ता को अगर हंसी आती है किसान के दर्द पे तो स्वागत है, मतलब आप हंस सकती हैं और जनता आपके ऊपर हंसेगी 2022 में जब रिजल्ट आएगा और रोहित भाई लड्डू आज इनकी हंसी आपको बुरी लग रही है। कि आपने जो 10 साल आप सत्ता में थे और जो आरएलडी किसानों की पार्टी एक तरीके से मानी जाती थी, 10 साल यूपीए के साथ आपने बकायदा मिनिस्ट्री संभाली, लेकिन उसके बीच में किसानों का मुद्दा, स्वामीनाथन का मुद्दा याद नहीं आया आपको? तब क्यों आखिर किसान को रोता हुआ आप देख रहे थे और आपको हंसी भी नहीं आ रही थी और उनके रोने पर दुख भी नहीं हो रहा था? अतुल भाई, राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा किसानों की बात की है। 2009 में जब भूमि अधिग्रहण बिल आया था तब किसानों ने दिल्ली आके चौधरी अजीत सिंह जी से अपील की थी कि ये इस बिल में हमें कुछ समस्याएं हैं, और चौधरी अजीत सिंह जी ने उसमें मांग की थी और 2 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई हुई थी। आज 1 साल से किसान आंदोलित है, उसकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है, उसकी आवाज कोई सुनने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम इतिहास में जाके देखेंगे तो राष्ट्रीय लोकदल ने ही किसानों को हक दिलाने का काम किया है, जमीन का मालिक बनाने का काम किया है, और राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा किसानों के प्रति अपनी तत्परता दिखाई है। देखिए, हम धर्म के नाम पे, झूठ के नाम पे, लाशों की राजनीति, धर्म के नाम पे, अभी तो आपको हंसी आ रही थी, अब आपको डर लग रहा है। राष्ट्रीय लोकदल भी आपको में सारे दांव कब कब अपनाए गए हैं सब पता है। ठीक है मनोज यादव, डर लगने लगा। ये नया कॉम्बिनेशन समाजवादी पार्टी का जयंत के साथ, छोटे दलों के साथ, तो मैडम या तो डर लीजिए, यूपी का चौधरी बना पाएगा? डर लीजिए क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बनने जा रही है 2022 में। मनोज यादव, तो आप या तो हंस लीजिए, तो 2 में से एक काम कर लीजिए मैडम। आप तो देश के दर्द पे हंसने का काम कर रही हैं। सुन लीजिए मामेदा और रोहित, 1 मिनट सुन लीजिए। मनोज यादव, मेरा सवाल आपसे था, और रोहित अग्रवाल साहब अभी से सरकार बनाने लगे हैं, अभी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा तब सरकार बनेगी, लेकिन बननी चाहिए, जरूर बननी चाहिए। बहरहाल मनोज, देखिए अतुल जी, ये नया गठबंधन नहीं है, गठबंधन हमारा पुराना है। 2019 में भी हमारा आरएलडी के साथ गठबंधन था और हमारी वैचारिकता बिल्कुल सेम है, किसी तरीके का कोई अंतर नहीं है। हेलो अतुल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मनोज भाई आ रही है आवाज, बोलिए। जी जी, ये कोई हमारी विचारधारा अलग नहीं है। समाजवादी और लोकदल एक ही जैसी पार्टियां, एक ही विचारधारा है, गरीब की, किसान की, मजदूर की, सबकी है, और इस लड़ाई को मिलके लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में एक डबल इंजन की सरकार गठबंधन करके चुनाव लड़ रही, हम तो सिंगल इंजन की सरकार है, और हम तो गठबंधन रूप को जरूर निश्चित तौर पे जनता के बीच में लेके आएंगे, जिससे एक अच्छा संतुलन बनता हो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का। एक तरफा चुनाव नहीं होगा उत्तर प्रदेश में 2022 में। लेकिन महामेधा जी की बातें सुन के मुझे मुस्कुराहट भी आ रही है और गाना गाने का मन कर रहा है कि बागपत में लोग दिल्ली से और लखनऊ से पैरासूट से जाते थे और जिनके पास ज्यादा पैसे थे वो हेलीकॉप्टर से उतरते थे, रोडें नहीं थी। मैं थोड़ा सा हास्यप्रद रहता हूं। आप ये कह सकती हैं कि सड़कें खराब थी, सड़कें टूटी थी, सड़कें सिंगल रोड की थी, डबल हमने बनवाई है, हमने ये काम करवाया। ये बातें तो अच्छी लगती हैं, होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब हमें उत्तर प्रदेश मिला था तो हमारे भी कार्यकाल में उससे पहले की स्थितियां बहुत बेहतर नहीं थी। पुल नहीं थे, सबसे बड़ी समस्याएं थी, नदी को क्रॉस करके पुल नहीं थे। अभी भी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं कि जहां 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी अगर वो बाजार जाने की हो, वो 26 किलोमीटर दूर से घूम के आते हैं। हमने सैकड़ों की तादाद में उत्तर प्रदेश में पुल बनवाया, सैकड़ों मतलब हजारों की संख्या में पहुंच जाएंगे। लेकिन अब इसको हम रोज झुंझुना बजाते रहेंगे तो अच्छी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की इस वक्त विगत समय में बड़ी समस्याएं है अतुल जी, और वो समस्या ये है कि बेरोजगारी की मार झेल रहा है। अगर कोई गठबंधन कर रहा है तो इस पे किसी टिप्पणी किसी की नहीं करनी चाहिए। हम भाईचारे की बात कर रहे हैं आरएलडी के साथ, मुस्लिम को और हिंदुओं को, जाटों को, गुजरों को एक साथ लाने की बात कर रहे हैं। तो इसमें तो ये संवैधानिक प्रक्रिया है। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। हाँ मेरा भी प्लीज, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप एक महिला, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप डिबेट को अगर गड़बड़ करेंगे तो सुन लीजिए, अपनी बात बोलिएगा। पहले मनोज यादव को अपनी बात पूरी कर लेंगे। आप पूरी बात रखिए, आप सरकार है भाई,
हम भी आपके सामने गुजारिश करेंगे, तो आप थोड़ा सा हमें समय दीजिए। अरे हमारे पास सीटें भी नहीं है, बोलने भी नहीं देंगी, ये तो अच्छी बात नहीं। मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश में अगर आज की जितनी भी समस्या, मैं एक मूलभूत समस्या उठाता हूं और उसका जवाब बीजेपी दे दे। जितने लोग भी उत्तर प्रदेश के सरकारी आंकड़ों में कोरोना से मरे हैं, आप मत करो रिवाइज। आप कहते हो ना यही सत्य है, योगी जी ने जो डेटा दे दिया सत्य है। उन लोगों को जो 30,000 लोग मरे हैं उनको आप मुआवजा दीजिए, दिल्ली की सरकार दे रही है। आपको समझ में नहीं आता है क्या? कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने बच्चों के माँ बाप दोनों खत्म हो गए। आप क्या बेहतर कर रहे हो बताओ ना, जनता ये जानना चाहती है। हमारा गठबंधन, हमारी चीजें ये बिल्कुल अलग है। ठीक है मनोज भाई एक जवाब लेते हैं, फिर नवलकांत जी के पास जाएंगे। मामेदा बहुत जल्दी से। पहली बात तो आपने कहा कि कोरोना के अंदर हमने किस तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ, आपने बहुत सारी बातें बोल दी और आपने बोला दिल्ली सरकार दे रही है। ऑफ कोर्स अब तो आप दिल्ली सरकार की तारीफ करेंगे ही, क्योंकि आपका गठबंधन वहां से भी हो रहा है। आप चारों उंगली अपनी घी में रख करके चलना चाहते हैं। आप यहाँ पर आरएलडी, वहां से आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ से आप ओबीसी से भी पहले बात कर रहे थे, वहां बात चलो आपकी जमी नहीं, यहाँ से क्योंकि बुआ जी आपको ठग गई। एक सेकेंड, बुआ जी आपको ठग गई। हिट एंड ट्रायल में आप अब आरएलडी के साथ जा रहे हैं। अरे सर सुन लीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। मैं वालों को थोड़ा सा डरा करिए। महामेधा जी, आपके घर वाले हैं, माँ बाप गठबंधन कर रखा टीवी पे है। बैठ के झूठ बोलोगे। महामेधा जी जरा सा अपना डेटा करेक्ट कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी अब गठबंधन करती है तब आप सवाल नहीं पूछती हैं। नहीं, गठबंधन पे कोई सवाल नहीं है भाई, मैंने तो पहले ही कह दिया ना, सबका अपना अपना अधिकार है। आप उनसे करते रहिए, उनसे तोड़ते रहिए, उसमें चर्चा नहीं है। और आपत्ति भी नहीं है रोहित भाई किसी को, बीजेपी को भी नहीं होगी। मामेदा जल्दी से। के अंदर गुंडागर्दी ना करें। मैं आपसे बस इतना कह रही हूँ। देखिए जिस तरीके से आपने हिट एंड ट्रायल कोरोना काल के अंदर आपको बुआ जी ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे हैं, उसके बाद सदर में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की किसी भी बात पे विश्वास करना, क्या आपको लगता है कि वो सेंसिबल होगा? प्लीज मेरे को इंटरप्ट। रोहित अग्रवाल, आप देखिए विपक्ष में है तो आप तो कोई बात उनकी नहीं मानेंगे, और अगर वो वाकई गलत कह रहे हैं आपको तो किसानों के दर्द पे हंसी आती है, जनता को तय करना है। गंगा पे तैरती हुई लाशों के ऊपर हंसी आती है। अब ऐसी स्थिति में आप चाहती है फिलहाल बोलने दीजिए, एक मिनट रोहित अग्रवाल बोलने दीजिए। आपको झूठ परोसने का समय दे दूं, आपको झूठ ऐसे हाईजैक मत करिए भाई, उनको भी बोलने दीजिए। आपके बीच में वो नहीं बोल रही थी जी। मामेदा, जिनके माँ बाप की मृत्यु हुई है उन बच्चों को हर महीने का 4,000 रुपए वेतन, ऐसा 3 महीने का एडवांस 12,000 रुपए ऑलरेडी उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जा चुका है। सर आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको थोड़ा सा जिन बच्चों के माँ बाप की मृत्यु को ये एक्सेप्ट कर रही है वो ऑक्सीजन से हुई है कि नहीं हुई है? ऑक्सीजन की कमी से, सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से नहीं, कोरोना के साथ बहुत सारी चुनौतियां। अब आप तीनों को रोक रहा हूं। और रोहित अग्रवाल, ये बात मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूछता हूं, मैं पूरे देश में अलग अलग हमारे जो चैनल है वहां पर भी हम चर्चा करते हैं। कोई सरकार नहीं मान रही है भाई, राजस्थान वाली भी नहीं मान रही। पूछना चाहिए। और ऑक्सीजन के अलावा भी बहुत सारी जो मौतें हुई हैं उसका भी हिसाब चाहिए। नवलकांत सिन्हा, ये जो प्रयोग नया कर रहा है अखिलेश यादव होना चाहिए, जयंत की पार्टी के साथ मिलकर देश की जनता का रोहित भाई सुन तो लीजिए, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने गंगा के रोहित अग्रवाल, ये भाईचारा सम्मेलन नहीं चल रहा है कि आप ही बोलेंगे, और लोग भी हैं बोलने के लिए। प्लीज नवलकांत सिन्हा जी, प्रयोग करने का अधिकार पार्टियों को है, वो अपना अपना करें, हमें चर्चा करने का अधिकार है। इस नए प्रयोग को आप कैसे देखते हैं और कितना सफल हो सकता है? ये जो मुद्दे गिना रहे हैं, मुद्दे गिनाते रहे, रणनीति बनाते रहे, बीजेपी की रणनीति, कांग्रेस की रणनीति, बीएसपी की रणनीति, सपा और जयंत की रणनीति, उसमें ओवैसी और राजभर की रणनीति तो सबकी दमदार दिख रही है, असरदार किसकी होगी? पार्टी कहलाती रही है और समाजवादी पार्टी बीजेपी भी इसकी राजनीति करती है, साथ में जाति की राजनीति कर रहे हैं। मुझको लगता है कि ये जो गठबंधन दिख रहा है होता हुआ, उसकी वजह यह है कि जो किसानों का आंदोलन है तो ये पार्टियां मान के चल रही है कि उससे जो पिछली बार बीजेपी के संग चले गए थे, चार खासतौर पर आरएलडी के संग आएंगे। और जब नवलकांत जी, मैं एक मिनट में आपको रोक रहा हूं, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी खामी आ रही है। आप अपना ईयरफोन अगर ऊपर कर पाए या हटा दें तो ज्यादा बेहतर होगा। नवलकांत जी, ठीक है, टेक्निकल टीम इसको दुरुस्त करा ले। मामेदा,
देखिए, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आपके भी घटक दल है, आप पूरे देश में तमाम लोगों से गठबंधन करते हैं, तोड़ते हैं समय समय पर, या लोग छोड़ते हैं आपको, फिर आप दूसरे को साथ जाते हैं, तो ये भी रणनीति बना रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जिन मुद्दों के साथ ये लोग आ रहे हैं, किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा उठने लगा, ऐसा तो नहीं है कि किसान ही आपके लिए मुसीबत बन जाएंगे और इनको इसका लाभ मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, अगर हम डेमोग्राफिक्स के हिसाब से पॉलिटिक्स को समझें तो जो वेस्टर्न यूपी है उसके अंदर समाजवादी पार्टी का बहुत ज्यादा बेस अवेलेबल अभी है नहीं। ये उनके पास नहीं है, ये खुद मनोज यादव जी भी मानेंगे। मैं मान सकती हूँ ईस्टर्न यूपी में या फिर अदर पार्ट्स ऑफ यूपी के अंदर मनोज यादव जी की पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हो सकते हैं, उनके पास में एक स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है। मैं खुद वेस्टर्न यूपी की हूँ तो मैं इस बात को रीअश्योर कर सकती हूँ कि वेस्टर्न यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसी के साथ में अगर आप देखें कि हम जब आरएलडी की बात करते हैं तो ये तो ऐसा लग रहा है कि चोर चोर मौसेरे भाई मिल गए हैं और बस भुने भुनाए मुद्दों को हाईजैक करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हम जब देखें अखिलेश जी को और जब हम देखें जयंत जी को, दोनों ही सिर्फ ट्विटर के चिड़िया उड़ा करके अपना, इनकी भाषा पे मेरे को बोलने मुझे ऑब्जेक्शन है इनकी भाषा पे जी। आप अपने टाइम पर आप आपत्ति कर सकते हैं, देश ने देख लिया है आप कर सकते हैं। कैसे भ्रष्टाचार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर, ये सबने देखा है। किस तरीके से इनके मंत्री लाखों करोड़ों रुपए की संपत्तियां खरीदते हैं, किस तरीके से चंदा चोरी की गई है, ये सबने देखा है। मैं ये बता दूं आपको कि आरएलडी का अभी वजूद क्या है। पहले तो चंदा चोरी जो की है मैडम, उसका हिसाब दे दीजिए, उसके बाद दूसरे के ऊपर उंगली उठाइएगा। किसी और के ऊपर उंगली उठाती है तो 4 उंगली आपके ऊपर वापस होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। आरएलडी की आप देखें कि कितनी बड़ी लेगेसी को उन्होंने, आप महिला हैं इसलिए भाषा की मर्यादा को रखिए। एकमात्र ट्विटर की चिड़िया को उड़ा कर आप क्या भाषा की मर्यादा को गिराने पे बड़े पद दिए जाते हैं, मैं जानता हूं, पर इतना ज्यादा जल्दीबाजी मत करिए कि भाषा की मर्यादा को गिरा के और आप किसी भी भाषा का प्रयोग कर सके। आप रोहित अग्रवाल साहब, कि आपको आपत्ति करने का अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है, और इस तरह से जो चर्चा हो रही है उसको डिरेल कोई ना करे। बहरहाल मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, मनोज भाई मैं आ रहा हूं, नवलकांत जी से टिप्पणी जरा हो जाए उसके बाद में आ रहा हूं। अरे भाई रोहित अग्रवाल, ये तरीका नहीं है भाई, आप लगातार बोल रहे हैं, प्लीज नवलकांत जी अपनी बात पूरी करें आप। देखिए मैं यही कह रहा था कि इस प्रदेश में जिस तरह की राजनीति लगातार दिखने लगी है तो साफ बताती है कि कोई भी दल जातिवादी समीकरण बनाने में सब दल जुटे हुए हैं, चाहे आरएलडी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो या बीजेपी हो। तो असल में मुझको लग रहा है कि ये गठबंधन इससे होता दिखता है कि ये माना जा रहा है कि जांच है किसान आंदोलन के चलते जिससे नाराज चल रहे हैं, ऐसे में वो आरएलडी की तरफ आते हैं और अगर आरएलडी और सपा के साथ लड़ती है तो वहां एक मजबूत लड़ाई लड़ सकते हैं। और यही मुझको लगता है कि ये निकटता, ये प्रेम डेवलप हो रहा। हालांकि रिजल्ट क्या मिलता है ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि कागज पर तो बहुत अच्छे समीकरण बन जाते हैं, जैसे कि कांग्रेस के गठबंधन सपा का हो चुका है, इसके अलावा बीएसपी से भी हो चुका है, तो वो निकल के कितना आता है। लेकिन वो वजह यही है कि जो जाट वोटर है, जो आरएलडी का कोर वोटर है, वो अगर आरएलडी से फिक्स होता है तो एक बहुत मजबूत लड़ाई लड़ेंगे ये लोग। और अभी आज की डेट में तो समाजवादी पार्टी विपक्ष के तौर पर सबसे आगे नजर आ रही है, तो मुझको लगता है अगर ऐसा होता है तो सपा को फायदा होगा, आरएलडी को। ठीक है, और यही रणनीति भी है, इसी रणनीति पर वो आगे काम भी कर रहे हैं। मनोज भाई कुछ कह रहे थे, आप जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, ब्रेक लेना है मुझे। देखिए, एक अतुल जी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के लोग जब अखिलेश जी को या किसी हमारे सहयोगी दल के नेता को ट्विटर वाला नेता कहते हैं तो उनसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, कृपया इस भाषा का प्रयोग मत करिए। आपके पास सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी जो है वो आज तक कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए अपने 7 साल के प्रधानमंत्रित्व काल में। कृपया आप लोगों से निवेदन है, ऐसी भाषा का प्रयोग मत करिए। हमारे पास हमारा सबसे बड़ा नेता जो है वो ट्विटर पे भी है, फेसबुक पे भी है और आपकी यूट्यूब पे भी है और सारे सेगमेंट के साथ साथ सड़क पे भी है, धरना भी देते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं और गिरफ्तारी भी देते हैं। आपसे अनुरोध है, आप कृपया कम बीच में मत देखिए। हाँ मीना जी, आप महिला हैं, नहीं मुझे भाषा सारी आती है और मैं महिलाओं का सम्मान ज्यादा करता हूँ, ये मेरे साथ अपना एक प्रॉब्लम है, तो मैं आपकी 2 बातें सुन सकता हूँ लेकिन सुनाऊंगा नहीं। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे बीच में टाय मत बोलिए। क्या मिर्ची लग गई क्या आपको जो प्रधानमंत्री को मैंने कह दिया कि 7 साल में आज तक कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए? मिर्ची लग गई आपको, दर्द हो गया? वो महामानव महादानव जो अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया, उसके बारे में आपको दर्द हो गया क्या? मनोज यादव
महामानव तक ठीक था, हाँ। न कहते तो और अच्छा था। दानव इसलिए- महादानव मत कहिए, वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और आप कह रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए तो उसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो जनता से लगातार जुड़ते हैं, अपने सांसदों से, बाकी सांसदों से भी जुड़ते हैं। तो ये मत कहिए कि वो कनेक्ट नहीं है। महादानव शब्द मत कहिए, वो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, उनके भी हैं। एक वो संवैधानिक पद है, गर्मामयी पद है, उसका ख्याल आप जरूर रखिए, जैसे आप महिलाओं के सम्मान का ख्याल रखते हैं। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के उस पार हम लौटेंगे तो चर्चा यही है कि अगर समाजवादी पार्टी को वाकई इस रणनीति से फायदा मिलेगा तो डैमेज सबसे ज्यादा किसका होगा? लड़ाई तो बीजेपी से है, लेकिन बाकी दलों की भी अपनी रणनीति है। चलिए ब्रेक से आगे बढ़ते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित अग्रवाल साहब, सवाल इस बात का है ना कि आपकी रणनीति है तो बाकियों की भी रणनीति है। सीधी लड़ाई आप बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी दल है इस वक्त, तो उसके साथ आप जाकर अपना भी फायदा देख रहे हैं और किसान आंदोलन के नाम पर उस मुद्दे को भी भुना रहे हैं। लेकिन बीएसपी का भी अपना एक जनाधार है। ठीक है, पिछले चुनाव में उनको झटका लगा है, लेकिन अभी भी वो सक्रिय है और अब तो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लेकर ब्राह्मणों को भी साध रहे हैं। उन्होंने भी भाईचारा को ही जिंदाबाद करने की कोशिश की है। बाकी कांग्रेस भी और ओवैसी राजभर भी है। देखिए, आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि हमारी जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी से है। ठीक है। और संविधान के अंदर ये सबको हक है कि कोई भी व्यक्ति अपने तरीके से चुनाव के अंदर उतर सकता है और चुनाव लड़ सकता है। तो जो हमारे मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे जनता के मुद्दे हैं, जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं। देखिए, युवाओं की समस्याएं हैं, युवा बेरोजगार हैं। आज अगर आप देखिए तो हर जगह पे युवा आंदोलित है और किस तरीके से मुख्यमंत्री एक ट्वीट करके ये धमकी देते हैं कि अगर आप आंदोलन करेंगे तो आपके घर तक हम जब्त कर लेंगे। तो इस तरीके की धमकी युवाओं को देना जब रोजगार मांगने पे, इसके खिलाफ अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि हम गलत हैं। आज व्यापारी, छोटे व्यापारी पूरी तरीके से दुखी हैं, पूरी तरीके से उनके व्यापार चौपट हो गए हैं कोरोना काल के अंदर, उनको कोई राहत नहीं दी गई। 20 लाख करोड़ सारी रुपए का बातें मुझे लॉलीपॉप लगता है पैकेज कोरोना से इन्होंने पहले अनाउंस भी किया, चुनाव में जिसके आप गिनाते थे तब तो नहीं माना जनता ने। कोरोना के पहले भी यही आप कहते थे बेरोजगारी है, डिमोटाइजेशन से ये हो गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दिया था अतुल भाई। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने एक मौका दिया था। उनको लगा था कि ये पार्टी विद डिफरेंस का नारा देने के काम कर रहे थे ये, तो जनता को लगा शायद ये कुछ भला कर पाए हमारा। पर आज रिजल्ट हम सबके सामने है ना अतुल भाई। अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल की, 100 रुपए पार कर चुका है। रोहित भाई, तो 19 में दूसरा मौका उसी पार्टी को पूरे देश में क्यों दे दिया? तो नहीं दिया है। 2017 में 15 साल 20 साल बाद इनकी सरकार बनी थी और 2022 में इनकी सरकार रिपीट नहीं होने जा रही है अतुल भाई, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। दूसरा मौका देके जनता इतनी बड़ी गलती नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सरकार बनने जा रही है, जब आप ये कह रहे थे रोहित भाई तब भी मैं निश्चिंत था, और इनकी नहीं बनने जा रही है आप कह रहे हैं मैं तब भी निश्चिंत हूं, मुझे उससे नहीं मतलब है। वो आपकी रणनीति और जनता का फैसला होगा। जनता अगर आपके साथ जाती है तो वो भी स्वीकार्य है। यही तो हमारे यहाँ के चुनाव की और लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन बाकी अन्य दलों की रणनीति पर मैं जरूर पूछूंगा, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हमारी लड़ाई सरकार से, बिल्कुल सही बात है, मुझे भी पता है। लेकिन अन्य जो पार्टियां हैं वो भी सरकार से ही लड़ रही हैं, तो आप ज्यादा मजबूत कैसे लड़ रहे हैं? सपा की वजह से? नहीं, देखिए ऐसा है, हम बात कर रहे हैं मूलभूत समस्याओं की, हम बात कर रहे हैं कि गरीब किसान की, हम बात कर रहे हैं उस गरीब को उसका हक पहुंचाने की, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे महंगी बिजली दी जा रही है, वो क्यों दी जा रही है? जब अन्य राज्यों में वही बिजली का दाम कम है तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या सोने के तार से बत्ती दी जाती है? यहाँ पे क्यों महंगी है बिजली? तो आप गरीब किसान के पैसे से आप किस तरीके से देश को चलाना चाहते हैं? स्वर्गीय अजीत सिंह जी अपनी अरे मैडम अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे थे, तो कौन चुनाव हारा है इसके ऊपर डेफिनेशन मत सेट करिए कि चुनाव जीतना इज नॉट अ पैरामीटर। मैडम प्लीज आप ये जान लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे थे और आपके कई बड़े नेता जो दिवंगत भी हो चुके हैं उन्होंने तो कभी चुनाव मैदान में उतरने की हिम्मत तक नहीं की। नहीं, ये बात सही है, ये बात सही है। देखिए ये बात रोहित भाई, ये बात सही है कि चुनाव हारना पैरामीटर नहीं होता है। बहुत बड़े बड़े मंत्री
बिहार गए, बहुत सारे मंत्रियों को देखिए रिसफल में हटाया गया है। तो ये कोई बात नहीं है। महमेदा अगर ये कह रही है तो ठीक है, उनको कहने दीजिए, लेकिन ये कोई पैरामीटर नहीं है। लेकिन जो पैरामीटर आप खींच रहे हैं, यही सारी बातें तो जनता के बीच में बाकी अन्य दल भी जाकर गिना रहे हैं, वो भी यही मुद्दे उठा रहे हैं। नवलकांत जी, जो बात यहां पर मनोज कह रहे हैं और रोहित भाई कह रहे हैं, उसमें हम कैसे माने कि इनकी रणनीति बहुत मजबूत हो सकती है? और जयंत क्या किसानों का मुद्दा लेके और समाजवादी पार्टी का साथ लेकर एक सधा हुआ तीर चला रहे हैं? जी देखिए, मुझको लगता है कि जो बातें होनी चाहिए थी, जो विपक्ष ढंग से उठा करके मजबूत लड़ाई लड़ सकता था, क्योंकि विपक्ष एक तरह से बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा है। बसपा ब्राह्मण वोटों को अपने तरफ करने की कोशिश कर रही है, सपा का एक अपना वोट बैंक उसको साथ लेके आरएलडी को जोड़ने की कॉम्बिनेशन बना रही है, और कांग्रेस कुछ नए समीकरण तलाश करने की कोशिश होगी। मुझको लगता है कि तमाम मुद्दे तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार में काफी कमियां रही। कोरोना एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, इन मुद्दों को ढंग से उठा करके ये पार्टियां फायदा ले सकती थी, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य कहिए कि उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में जाति एक बड़ा मसला होता है, बड़ा वोट बैंक होता है। तो अगर जाति के आधार पर कैलकुलेट किया जाए तो ये एक अच्छा प्रयोग अखिलेश यादव आरएलडी के दिन करने जा रहे हैं, लेकिन इसका रिस्क है, एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर ये है कि जो आरएलडी का वोटर है, कोर वोटर जो बीजेपी में पिछले विधानसभा चुनाव में नजर आया था, क्या वो वापस आरएलडी के संग खड़ा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात ये है कि बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ती है, तो बीजेपी के पत्ते अभी नहीं खुले हैं, वो किस मूड में किस तरीके से चुनाव में जाएगी। तो अभी जो गंगा में पानी काफी बहना बाकी है, तो आने वाला समय बताएगा कि कौन सी। बिल्कुल सही बात है कि आने वाले समय में बीजेपी के पत्ते जब खुलेंगे तो उसमें क्या दिखेगा और क्या निकलेगा। मनोज भाई, महमेदा मैं आपके पास आऊं उसके पहले मनोज भाई से एक सवाल, जो इस वक्त बीजेपी कह रही है कि हमारी रणनीति भी काम की है, हमारे सरकार का काम भी दमदार है, योगी में है दम, क्या करेगा गठबंधन? गठबंधन में कोई दम नहीं है। देखिए अतुल जी, निश्चित तौर पे किसी चुनाव से पहले किसी गठबंधन को, किसी सत्ता को, किसी 5 साल की बहुत महत्वपूर्ण सत्ता को, किसी डबल इंजन की सरकार को, अब तो 4 इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है एक पार्टी की, उन सब का जो परीक्षण होगा, जो परीक्षा उनकी होगी वो 2022 में होगी। समाजवादी लोगों ने जो अपने आप को, महमेदा जी ने कहा कि हम पश्चिम में बहुत मजबूत पार्टी हैं, तो निश्चित तौर पे एक खाई थी और एक बड़ी खाई थी, वो थी हिंदू और मुसलमान की, जिसमें हिंदू मुसलमान को बांट के आपने अपने आप को मजबूत किया था। समाजवादी लोग, आरएलडी के लोग उस खाई को पाटने के लिए लगातार बोलने दीजिए महमेदा, बोलने नहीं महमेदा ऐसे नहीं, मैंने पहले ही बोला था कि उनको बोलने दीजिए, फिर आप आइएगा ना। महमेदा अपनी बारी बोल लीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। मनोज भाई बोलिए। नहीं है किसी की। मनोज भाई आप अब बोलिए। आप लोग भी मतलब बोलना चाहते हैं, किसी सुनना नहीं चाहते, आप भी डिबेट में मत आया करिए, मोदी की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करा करिए। अगर टीवी डिबेट में बैठिए तो दूसरे की बात सुनिए। बोलिए बोलिए प्लीज। मनोज यादव, हमको पता है कि आप जिस पाठशाला से पढ़ के आए हैं। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आई एम सॉरी बट आप यू आप जिस नहीं, देखिए मैं डिबेट के मुद्दे से भटकना नहीं चाहता अतुल जी, प्लीज। हाँ, आप जहाँ से आती हैं वहाँ से सुनने की क्षमता नहीं है किसी के अंदर। अतुल जी आप इनको मिट्टी लगती है आप लोगों को। महमेदा मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कृपया आप शांत हो जाइए, उनको बोल लेने दीजिए, फिर उनका जवाब आप दे दीजिएगा। दोनों बीच में बोलेंगे तो ना तो मेरी चर्चा हो पाएगी और ना ही आपकी आवाज क्लियर आ पाएगी। मनोज भाई जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। अतुल जी आप महमेदा जी से बुलवाइए, मैं लास्ट में बोलूंगा। नहीं आप बोल लीजिए, आप अभी बोलिए। एक्चुअली मैं सत्ता में हूँ ना, सत्ता वाले लास्ट में बोलते हैं। आप बोलिए, आप बोलिए। जवाब देते मनोज भाई बोलिए, माफी चाहता हूँ मैं। अतुल जी मैं आप जानते हैं मेरा नेचर और सिग्नेचर दोनों आपको पता है कि मैं सुनता उनता नहीं हूँ, फिर किसी की चाहे जो बोलना पड़े। लेकिन महमेदा जी एक महिला है और महिला का सम्मान करना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आप मैं कह रहा हूं ना, क्या प्रधानमंत्री जी के आप नक्शे कदम पे चल नहीं चाहते विपक्ष को? हम खाई पाटने का काम कर रहे हैं उस हिंदू मुसलमान का, और मुद्दा किसान नहीं है। इस डिबेट में बार बार किसानों की बात की जा रही है, किसान मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के लिए। मैं आज अनुरोध करता हूं बीजेपी की सरकार से, आप तीनों बिल वापस लेके मनोज भाई थोड़ा फ्रेम भी अपना चेक कर लीजिए। अब ये जिम्मेदारी भी आजकल कोरोना काल में गेस्ट पर ही हमने छोड़ रखी है टेक्नोलॉजी में। जी देखिए, बिल्कुल हो सकता है मेरा फ्रेम चला गया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मेरी आवाज एंगल चेंज हो गया है, उसको रोटेट करिए जरा। जी 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 जैसे आपने नई रणनीति बनाई है, नया गठबंधन तैयार किया है।
वो मेरे ख्याल से चला गया, मैं उसको सही कर रहा हूं, आप दूसरे से पूछिए। ठीक है मनोज भाई, मैं लौटूंगा आपके पास। मामेदा, अब आपकी बारी। बहुत क्लियर सवाल है और लड़ाई आपसे ही है। ये कहेंगे आपके लिए किसान भी वो वैल्यू नहीं करता है, कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई से लेकर तमाम तरह की चीजें हैं। बीजेपी इन तमाम रणनीतियों को कैसे देख रही है? क्योंकि जब कोई नया प्रयोग होता है तो उसके सफल और असफल होने की चर्चा होती है। आपकी तो रणनीति वही है जो कि पहले से थी। अगर उसमें इन लोगों ने अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन किया है अपने लिए, तो वहां पर आपको भी कुछ बदलना है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि आरएलडी का जो बेस है वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट यूपी तक सीमित है। वेस्ट यूपी के अंदर अभी जो हाल ही के अंदर चुनाव हुए, चाहे वो ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव थे, चाहे वो जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव थे, उन दोनों ही चुनावों के अंदर एक बहुत ही भारी समर्थन के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को विजयी बनाया गया। मैं अभी पूछना चाहती हूँ कि चाहे ये गठबंधन हो, चाहे इन दो पार्टीज का आपस में गठबंधन हो, चाहे और बाकी मल्टीपल, देखिए अतुल भैया, फिर मैं आपको बोल रही हूँ, मैं जब दूसरे के इंटरप्ट नहीं करती हूँ तो इनको बोलिए प्लीज मेरे को इंटरप्ट ना करें। आप इनको बोलिए कि प्लीज इंटरप्ट मत करिए, आप इनको बोलिए इंटरप्ट ना भाई, करें। आप ज्यादा सच बोलते हैं, मैंने मान लिया, थोड़ा उनको बोल लेने दीजिए। अब झूठ है या सच है वो बाद में आप बता दीजिएगा, जरा बोलने तो दीजिए। नहीं, ये तो आप हाईजैक करने वाली बात कर रहे हैं, जैसे किसानों का मुद्दा आप हाईजैक करने के लिए आरएलडी निकल पड़ी है। इतने दिन तक कहां थे? बोलने दीजिए, पहले उनको बोलने दीजिए, फिर बोल लीजिए। आप बोल लीजिएगा, पहले उनको बोलने दीजिए ना। हम तो शुरू से वो वही काम कर रही है। हमने तो कभी नहीं कहा, हमने तो कभी नहीं कहा मुद्दों की बात कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, हम तो शुरू से किसानों की बात करते अरे हैं। आप शुरू से नहीं, आप तो सृष्टि की रचना से पहले से किसानों की बात कर रहे हैं। मान लिया आपकी पार्टी किसानों की सबसे ज्यादा चिंता करती है, बाकी कोई नहीं करता है। समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा कोई नहीं करता है, सिर्फ आरएलडी करती है। मान लिया मैंने, बोलने दीजिए उनको। मामेदा, जिस तरीके से, देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जो पतन हुआ है वो अपने परिवारवाद, चाचा भतीजावाद की वजह से हुआ। अगर हम आरएलडी की भी बात करें तो आप देखिए कि उनकी लीडरशिप सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार में रही है, जब से भी रही है। उनके पार्टी के खुद के एक बहुत ही अच्छे कद्दावर नेता थे योगेश धामा, जो कि उनको छोड़ करके बाद में बीजेपी ज्वाइन कर लिए। भारतीय जनता पार्टी में जो परिवारवाद जितना है, भ्रष्टाचार है, उसकी बात भी तो आप करिए ना। इंटरप्ट करें। अगर आपको सुनना नहीं है, मैं मान सकती हूँ कि सच कड़वा होता है, पर इसका मतलब ये परिवार नहीं के कि लोग नहीं हैं। आप इतने विचलित हो जाएंगे, आप इतने विचलित हो जाएंगे। मैं लीडरशिप की बात कर रही हूँ, क्या पार्टी की लीडरशिप कभी शिफ्ट हुई है? क्या आप बताइए करेंगे? एक सेकेंड, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो परिवारवाद है उसकी बात नहीं करेंगे। रोहित भाई अपनी पार्टी का अध्यक्ष किसी और को बनवा दीजिए ना। दूसरी पार्टी का परिवारवाद और परिवार पार्टी के अंदर दो अलग चीजें होती है। आप आइए अतुल भाई, आप मुझे भारतीय नहीं जनता बनना पार्टी है, को मुझे नहीं बनना है। मनोज भाई को बना दीजिए, मनोज भाई को बनाइए भाई। आप अपनी पार्टी का अध्यक्ष मनोज भाई को बनाइए। गठबंधन भी आप कर रहे हैं, पार्टी की प्रवक्ता बनाइए, आप बनाइए, मनोज भाई को बनाइए, किसी को बना दीजिए आप। उसके अंदर इनको पूरा मौका, परिवार में ही अध्यक्ष बनेगा। नॉमिनेशन करने का पूरा परिवारवाद की परिभाषा को आप लोग बहुत तोड़ते मरोड़ते हैं, बहुत तोड़ते मरोड़ते हैं। पार्टी के अंदर परिवार और परिवार ही पार्टी, दोनों में बहुत अंतर होता है भाई साहब। बहरहाल भाई हमारे नवलकांत सिन्हा साहब, नवलकांत सिन्हा साहब कार्यकर्ता जिसको चाहता है नवल कार्यकर्ता, फिर आगे कार्यकर्ता पूछा है कभी कार्यकर्ता से, पूछिए कभी कार्यकर्ता से, अध्यक्ष होता है। अब ये कार्यकर्ता चाहता है कि पीछे से भी वही आप चाह लीजिए ना कि मेरा कार्यकर्ता अध्यक्ष बन जाएगा। ये जयंत चौधरी चाले कि हाँ मेरे पार्टी का ये कार्यकर्ता, और मैं तो कहता हूँ रोहित अग्रवाल के लिए वो चाले, आपको जयंत चौधरी रोहित अग्रवाल के लिए चाले कि वो बन जाए। आप मना कर देंगे क्या? वोटिंग होती है और अरे प्रक्रिया मत समझाइए, वोटिंग होती है क्या होता है, वो प्रक्रिया पता है। बहरहाल नवलकांत सिन्हा साहब, यहाँ पर देखिए बात अब परिवारवाद पर आ जाएगी, फिर तमाम तरह की चीजें आ जाएगी। मुझे एक बेसिक लाइन जो समझना है, मैंने 17 का चुनाव देखा, 14 का देखा, 19 का देखा। इन तीनों चुनाव में कमोबेश, अगर कोरोना और कोरोना के बाद की परिस्थितियां इसको हम हटाएं तो कमोबेश वही बातें जो अभी हम कर रहे हैं और तमाम पार्टी के लोग कर रहे हैं उस समय भी होती थी। तो आखिर क्या वजह था कि फिर उसका परिणाम इनको नहीं मिल पाया? अगर यही मुद्दे वो गिना रहे हैं, और फिर कोरोना काल की चुनौतियां बीजेपी के लिए भी हैं, ये वाकई उनके लिए चुनौती है। देखिए, निश्चित रूप से कोरोना एक बड़ी चुनौती है, जिसकी वजह यह है कि तमाम लोगों की जान गई है, तमाम लोग एक अव्यवस्था को सबने देखा है। तो जाहिर सी बात है कोरोना विषय रहेगा, लेकिन खाली कोरोना के नाम से चुनाव नहीं होता।
पूरी व्यवस्था को लेकर चुनाव होता है। और बीजेपी की छवि डाउन हुई है कि नहीं है, 3 चुनाव का आप खुद ही जिक्र कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है मजबूत पोजीशन बीजेपी की रही है। और बीजेपी ऐसी पार्टी है कि भले ही वो जो चुनाव की सीधी लड़ाई होती है वो उस समय चुनाव के आसपास दिखती है, लेकिन उनके पास एक कैडर है और वो काम करता रहता है, वो गांव के लेवल पे, मोहल्ले के लेवल पे काम करता रहता है, परमानेंट काम करता रहता है। और नेताओं को, जितने भी मंत्री है, जितने भी विधायक है, सबको वहां जिम्मेदारी दी जाती है। तो निश्चित रूप से वहां एक बेसिक काम चल रहा है, जैसे कि बेसिक काम बीएसपी में भी चल रहा है। आप बीएसपी को भी एकदम जीरो नहीं आ सकते, बीएसपी को भी खत्म नहीं मान सकते। तो ये मुझको लगता है कि त्रिकोणीय लड़ाई होने जा रही है और इसमें बीजेपी को एकदम जीरो आंकना बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन हाँ, मुझको लगता है कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के संग अगर आरएलडी के जो कोर वोटर हैं आरएलडी में लौटते हैं, और जैसा कि लग रहा है किसान आंदोलन से कुछ तबका नाराज है, तो जरूर समाजवादी पार्टी और आरएलडी को फायदा होगा। ठीक है मनोज यादव, आप मानेंगे नहीं लेकिन सच्चाई है ये, जाट यादव और मुसलमान कॉम्बिनेशन आप बना रहे हैं और कह रहे हैं कि सबका भाईचारा। चलिए मैंने सब दोनों बात मान ली। आपको लगता है कि वोट में वाकई परिवर्तित हो पाएगा? क्योंकि बीएसपी का भी अपना कैडर है, वो ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण समाज का एक तरीके से इस वक्त सबसे ज्यादा साथ चाहते हैं, वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि नहीं, हम इस बार सब कुछ बदल कर रखेंगे। तो ये चुनौतियां आपके लिए ही हैं। बीजेपी से तो आपकी सीधी लड़ाई है, लेकिन अगर ये भी अच्छी लड़ाई बीजेपी से लड़ लेंगे तो आपकी लड़ाई कमजोर होगी। देखिए, पिच वही है, बैट वही है, बॉल वही है, लेकिन शॉट मारने के तरीके सबके डिफरेंट हो सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर शॉट मारेंगे इस बार? अब बिल्कुल, बीजेपी अपने तरीके से बैटिंग करती है तो समाजवादी पार्टी भी अपने तरीके से बैटिंग करेगी। और हम कोई नए नवेले तो आए नहीं है उत्तर प्रदेश में, 4 बार की सरकार और दम भर के कहते हैं। जब जनता ने हमको मौका दिया, हमने उस पर काम किया उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। आज हमारे कामों के अभी भी फीते काटे जा रहे हैं, अभी भी फीते उत्तर प्रदेश की सरकारें काट रही हैं, अभी भी हमारे काम अभी तमाम सारे नहीं पूरे हो पाए हैं, इस सरकार ने उन कामों को आगे नहीं बढ़ाया। तो हम हर वो काम करेंगे जो चुनाव जीतने के लिए किया जाना चाहिए। ये बात मैं एलानिया तौर पे कह रहा हूं आपके चैनल पे, हर वो काम करेंगे। और बीजेपी को हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर ये बदमाशी करेंगे तो बदमाशी के साथ जवाब देंगे, सराफत से चुनाव लड़ेंगे तो सराफत के साथ चुनाव लड़ेंगे। और अगर जो तरीका पश्चिम बंगाल से जो अभी इन्होंने किया है, 1 मिनट फिर मैं नहीं बोलता, मैं ऐसे लोगों के साथ डिबेट नहीं करता जिनको एक सब्र नहीं है सुनने का। चले जाइए ना फिर, अगर आपको डिबेट अरे हम अगर आपको एक तरफा आपने गुंडागर्दी आप महिला ना होती तो आपको अभी मैं इसी डिबेट में बता देता 2 मिनट में। आप करिए, मैं मत करिए, मैं नहीं करती बकरियां, समझ गए ना? इसी बात को लैंग्वेज में मेरे से बात करनी है, आप करिए। ऐसी लैंग्वेज में आप जवाब सुनना चाहती हैं? आपको मिर्ची क्यों लग जाती है? आपको मिर्ची क्यों लग जाती है मेरी बात सुनने में? आपको अगर नहीं सब होता तो प्रवक्ता नहीं बनना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। क्या हुआ योगी आदित्यनाथ जी को? क्या हुआ? चिलम चल रही क्या? देखिए, आप लोग चिलम वाली पार्टी है। दोनों लोगों को मैं रोक रहा हूं और ये वाकई बड़ा अजीब है कि मनोज भाई आप बोले, वो बोले, इस तरीके से एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करें। आप लोग राजनीति में है, एक दूसरे के सुख दुख में आप लोग आते जाते भी है, लेकिन टीवी डिबेट में ऐसा दिखाते हैं जैसे आप लोगों में कितनी दुश्मनी हो। नहीं, गलत है। कोई बदमाशी में बदमाशी करेगा तो ये अच्छी बात नहीं है। वो बदमाशी करेंगे तो आप भी बदमाशी करेंगे मनोज भाई, तो ऐसा ठीक नहीं है ना। कानून भी कोई चीज होती है, कोई बदमाशी नहीं कर पाएगा। बहरहाल रोहित अग्रवाल के पास मैं जा रहा हूं, समय नहीं है, महामेदा में रोक रहा हूं आपको। रोहित भाई, यही सवाल मेरा आपसे भी है जो मैंने मनोज भाई से किया था। विपक्ष में और भी दल हैं, और अगर वो भी अच्छी लड़ाई लड़ लेंगे बीजेपी से तो फिर आप ही लोगों की लड़ाई कमजोर होगी या आपकी ही दिक्कत बढ़ेगी? अतुल जी, देखिए, लोकतंत्र के अंदर किसी भी दल को चुनाव लड़ने का अपना हक है, उनके अपने मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन देश की जनता आज जाग चुकी है और देश की जनता को पता है कौन भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह से चुनाव मैदान में उतर रहा है, कौन भारतीय जनता पार्टी की सी टीम की तरह से उतर रहा है और कौन जनता के मुद्दों की बात कर रहा है और जमीन पे काम कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी से जनता त्रस्त है। अब जनता कहीं भी नहीं, देखिए,
देखिए अतुल जी, हम सब जानते हैं कौन बी टीम है जो यहाँ पे आते हैं बाहर से और मैं अपने नहीं राज्य जानता में हूं, उनके मैं पास इसीलिए पूछ रहा खुद हूं। मंत्री नहीं है, खुद उप मुख्यमंत्री नहीं है, और यहाँ पे धर्म के नाम पे उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। तो ये सबको पता है, तो इसलिए मेरे मुंह से मत कहलवाइए कौन बी टीम के तरीके से आ रहा है, कौन सी टीम के तरीके से आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी तुरंत समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ के उस बी टीम को वेलकम करने लगती है और कहती है जी हम आपके साथ चुनाव लड़ेंगे, आओ जी, हम आपको चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये मामेदा जो चीजें हैं भारतीय मामेदा जनता पार्टी आपका के फाइनल जितने, कमेंट बहुत संक्षेप में। मामेदा पेश है ना, रोहित भाई ये रोक रहा हूं, सब समय जनता नहीं है। समझ रही रोहित भाई, है और ठीक जनता है। को पता है। ठीक है, जनता को पता है, जनता को सब पता है। मामेदा फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में। रणनीति बहुत खास बना रही है, खास तौर से सपा और आरएलडी। बिल्कुल, मैं ये बोल रही हूँ, अभी इन्होंने ये दो भाई का नारा दिया है, भाईचारे का नारा दिया है। अभी इसके बाद में अभी चंद्रशेखर आजाद जी जो है वो भी इनके तीसरे भाई बनेंगे और ये तीन तिगाड़ा मिलकर के काम बिगाड़ा होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं बता दूं, ये गठबंधन में ये अभी बहुत सारे बीड़ी हैं जो एक साथ में मिलने बाकी हैं और मैं बहुत तहे दिल से मैं इन सबका स्वागत करती हूँ। मैं कहती हूँ कि आइए, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आश्वस्त है कि 2022 में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और विकास के नाम पर वो काम करेगी, विकास के मॉडल पे काम करेगी, विकास के लिए काम करेगी। यही बीजेपी की पहचान। चलिए, कोई बात बहुत शुक्रिया मनोज भाई आपका, रोहित भाई आपका, मामेदा आपका और नवलकांत सिन्हा जी आपका। तो रणनीति आप बनाते रहिए, लेकिन रणनीति के पीछे की रणनीति जनता ही बनाती है। किस पर भरोसा करेगी ये तो चुनाव बताएगा। तब तक हंगामा ऐसे ही रहेगा। नमस्कार।